करेंगे, आपकी जो रोड होगी उसको आप एक तरफ से क्लैंप्ड करके रखोगे और दूसरी तरफ आप उसमें वेट अप्लाई करोगे। जैसे ही आप यहाँ पे वेट अप्लाई करेंगे, आपको पता है यहाँ पे आपको बेंडिंग देखने को मिलेगी। तो बेंडिंग कुछ आपकी इस तरह से होगी, रोड में जो आपकी बेंडिंग होगी वो ऐसे होगी। और ये डिस्टेंस कितना, मतलब कितना डिस्टेंस में बेंडिंग हुआ, वो वाई डिस्टेंस है। ठीक है। अच्छा, अब आते हैं कि यहाँ पे हम एक ऐसा सेक्शन कंसीडर करेंगे जहाँ पे हम देखते हैं कि उससे आगे बेंडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है और उसके पीछे अगर बेंडिंग हो भी रही है तो ना के बराबर हो रही है। मान लो एक पॉइंट है पी। ठीक है, आपको पता है इस पूरी रोड की लेंथ मान लो हमने कितनी ली, एल ली है। एल में से एक्स डिस्टेंस है तो ये कितना हुआ, एल माइनस एक्स। इसको हम बेंडिंग ऑफ बीम भी कह सकते हैं और ये बेंडिंग ऑफ बीम हम कैंटिलीवर की मदद से समझेंगे कि बेंडिंग ऑफ बीम असलियत में होता क्या है। बेंडिंग ऑफ बीम का मतलब ये होता है कि किसी रोड का बैंड हो जाना। जो फर्स्ट केस है उसमें पढ़ेंगे कि जब हम बेंडिंग मूवमेंट निकालेंगे कैंटिलीवर का तो उसमें हम जो रोड है उसका मास नहीं लेंगे, मतलब जो वेट अप्लाई किया है उसी का ही मास कंसीडर करेंगे। ठीक है जी। तो आपको पता है कि जितना ही हम इसके ऊपर वेट हैंग करेंगे तो उतनी ही तेज़ी से इसके ऊपर एक और फोर्स उल्टी डायरेक्शन में अप्लाई कर रहा होता है, जिसको हम रिस्टोरिंग कपल कहते हैं। और इक्विलिब्रियम की पोजीशन पे रिस्टोरिंग फोर्स जो है इस अप्लाइड फोर्स के, मतलब जो वेट हैंग किया उसके बराबर होगा। तो आपको पता है कि जो रिस्टोरिंग होता है, मतलब जो इंटरनल कपल होता है, इंटरनल फोर्स, इंटरनल बेंडिंग मोमेंट कह लो, इंटरनल बेंडिंग मोमेंट ये हमने निकाल रखी है डेरिवेशन से, जिसका जो आई थी वाई आई जी अपॉन आर। और जो एक्सटर्नल बेंडिंग मोमेंट आएगी, एक्सटर्नल बेंडिंग मोमेंट, आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है, जो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स कितना था, मतलब कितना हमने डब्ल्यू वेट अप्लाई किया था ना, तो डब्ल्यू का डब्ल्यू और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना था, परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखिए ये था डब्ल्यू हैंग किया, तो इसका जहाँ पे हैंग किया उसका डिस्टेंस कितना था, एल माइनस एक्स था, एल माइनस एक्स। ये इक्वेशन बन गई 1। अच्छा, ये वैल्यू आर की एक वैल्यू होती है डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर, जो कि आपको याद करनी पड़ेगी। इसकी डेरिवेशन है पर आपके सिलेबस में आप इतना लिखेंगे तो वो भी बहुत है। ठीक है, आर की वैल्यू होती है डी स्क्वेयर अपॉन एक्स स्क्वेयर। अच्छा, इक्विलिब्रियम की कंडीशन में पहले तो आपको पता है इक्वल होते हैं, इसको इक्वल रखेंगे वाई आई जी अपॉन आर डब्ल्यू एल माइनस एक्स। तो यहाँ पे आप 1 अपॉन आर की वैल्यू निकालेंगे, डब्ल्यू एल माइनस ये 1 अपॉन आर की वैल्यू है डी स्क्वेयर वाई अपॉन एक्स स्क्वेयर, एल माइनस एक्स अपॉन वाई आई जी। आपको पता है 1 अपॉन आर की वैल्यू कितनी होती है, डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू डब्ल्यू एल माइनस एक्स अपॉन वाई आई जी। ये आपका केस बन गया सेकंड, मतलब सेकंड इक्वेशन आपकी ये बन गई। अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे ताकि हम डी स्क्वेयर वाई से किसकी वैल्यू ले लें, वाई की वैल्यू, क्योंकि हमें जो निकालना है वही चीज़ निकालनी है, वाई की वैल्यू भी। यहाँ कितना बैंड हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो इसके लिए हमें इसको 2 बार इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो फर्स्ट बार जो इंटीग्रेट करेंगे डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन वाई आई जी, इंटीग्रेट करेंगे एल माइनस एक्स को। ठीक है, तो डी स्क्वेयर वाई डी एक्स स्क्वेयर का इंटीग्रेट करेंगे तो क्या बनेगा, वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन वाई आई जी, और इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो बनेगा एल, इसके आगे कुछ एक्स का नहीं है, डी एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं हम इसको, तो एल एक्स माइनस एक्स स्क्वेयर अपॉन 2 प्लस सी वन कॉन्स्टेंट आता है। अब सी वन की वैल्यू निकालेंगे। यहाँ पे हम C1 की वैल्यू कैसे निकालेंगे कि मान लो जो x है आपका डिस्टेंस, मतलब कि इतने पास का डिस्टेंस है कि जहाँ पे आपका क्लैम्प्ड हो रहा है, x डिस्टेंस कितना है, 0 के बराबर है। अगर ये 0 हुआ तो मतलब y में जो बेंडिंग आएगी वो भी 0 होगी, मतलब कि जब आप यहाँ पे फोर्स अप्लाई करोगे इसके ऊपर तो उसमें बेंडिंग कितनी आएगी, थोड़ी सी तो आएगी, जो कि ना के बराबर होगी। तो मान लो y इज इक्वल टू 0। तो हम यहाँ ये केस है एट द क्लैम्प भी, जब आप क्लैम्प के पास की बात देख रहे हो, क्लैम्प के पास आपने यहाँ पे भी डिस्टेंस भी बहुत कम है और यहाँ पे बेंडिंग भी बहुत कम आ रही है, तो मतलब दोनों 0 के बराबर लिए, तो यहाँ पुट करेंगे y की वैल्यू 0 और x की वैल्यू 0, तो C1 भी आपके पास क्या जाएगा 0। तो अब क्या बन गया, यहाँ C1 की वैल्यू पुट कर देंगे तो आएगा वाई डब्ल्यू अपॉन वाई आई जी एल एक्स माइनस के एक्स स्क्वेयर अपॉन 2। अब इसका हम दोबारा इंटीग्रेट करेंगे क्योंकि डी वाई आया, डी वाई बाई डी एक्स, तो हमारे पास क्या आएगा, मतलब कि डी वाई बाई डी एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे दोबारा से, डब्ल्यू अपॉन वाई आई जी इंटीग्रेट करेंगे एल एक्स माइनस के एक्स स्क्वेयर बाई 2 को डी एक्स के रिस्पेक्ट में। तब इसका तो y आ जाएगा w अपॉन वाई आई जी एल एक्स स्क्वेयर अपॉन 2 माइनस के एक्स क्यूब अपॉन 3, ये आपकी आएगी प्लस C2 कॉन्स्टेंट। अब इस केस में भी वो क्लैम्प्ड कहाँ पे है, एट द एंड पे, एट द एंड पे क्लैम्प्ड है, तो मतलब y इज इक्वल टू 0 और x की वैल्यू भी 0, तो पुट करेंगे किसमें, इस इक्वेशन में, तो C2 की भी वैल्यू क्या जाएगी 0। तो y की वैल्यू आपके पास कितनी आएगी, w अपॉन वाई आई जी एल एक्स स्क्वेयर अपॉन 2 माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3। ये जो बेंडिंग ये आई आपका डिस्टेंस x, ये डिस्टेंस कौन सा है कि जब वहाँ पे एट द एंड पे, मतलब कि जैसे बीम थी ना रोड और जैसे आपने इसके ऊपर वेट अप्लाई किया तो यहाँ पे कितनी बेंडिंग आई थी, यहाँ पे क्लैम्प के पास। पर हमें किसका चाहिए, हमें तो यहाँ हम तो आप वेट अप्लाई यहाँ कर रहे हैं तो हमें तो बेंडिंग ये चाहिए, यहाँ कितनी है इस एंड पे बेंडिंग, तो उसका अच्छा एंड पे आई है तो मतलब हम x की जगह l पुट कर देंगे क्योंकि x क्या है, डिस्टेंस था ना,
जब हम यहाँ के बारे में बात कर रहे थे। और अब हमें यहाँ की बेंडिंग चाहिए, तो बेंडिंग के लिए पूरी लेंथ लेनी पड़ेगी, तो एक्स की जगह आप क्या पुट करेंगे, एल। तो वाई की वैल्यू आ जाएगी W/y ब्रैकेट में L³/2 माइनस के L³/6। इसको सॉल्व करेंगे तो आपकी वैल्यू आएगी WL³/3/IG। ये आ गई आपकी y की वैल्यू। एट द फ्री एंड हमने निकाल ली कि ये वैल्यू जो है आपकी एट द फ्री एंड, और ये जो वैल्यू आई ये आपकी कहाँ पे है, जहाँ पे आप x के साथ क्लैम्प हो, एट क्लैम्प एट x, मतलब कि जो ये आपका बीम थी, ठीक है, ऐसे बैंड हुई, तो यहाँ पे कितनी बेंडिंग आई, मतलब कि जो यहाँ आपने क्लैम्प किया था उसके पास का है ये वाला। और जो केस है कि यहाँ पे भी यहाँ कितनी बेंडिंग है, क्योंकि बेंडिंग तो मैक्सिमम यही होगी, यहाँ तो होगी ही बेंडिंग कम। ठीक है, थैंक यू।